प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई? फर्स्ट टॉपिक है अपना द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। पहले प्रिंटेड बुक्स, प्रिंटिंग की शुरुआत चाइना, जापान, कोरिया से हुई। चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत हैंड प्रिंटिंग 594 एडी में हुई। हैंड प्रिंटिंग होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती थी उनकी कॉपी की जाती थी। स्क्राइब्स जो होते थे जिनकी अच्छी राइटिंग होती थी वो कॉपी करते थे। स्टाइलिश राइटिंग और उन बुक्स को, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है वो जो कॉपी करते थे वो उन्हें सजाते थे। तो स्टाइलिश राइटिंग लिखने वाले कैलीग्राफिस्ट होते थे और स्टाइलिश राइटिंग को, एक डेकोरेटिव राइटिंग को कैलीग्राफी कहा जाता है। उस टाइम पे जो प्रिंटिंग हो रही थी हैंड प्रिंटिंग, तो चाइना में शुरुआत होती है हैंड प्रिंट के साथ साथ ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो एक रबिंग पेपर पर बनाई जाती थी। समझते हैं कि कैसे? एक लकड़ी का ब्लॉक होता था, लकड़ी के ब्लॉक पर जो है वो वर्ड्स को उकेरा जाता था और उस पर इंक लगाई जाती थी और पेपर पर उसको लगाया जाता था, तो जो इंक होती थी वो पेपर पे लग जाती थी। उस टाइम पे जो पेपर यूज किया जाता था वो पेपर बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता था, जिसकी वजह से उसके पीछे की ओर भी प्रिंट हो जाता था। जैसे मार्कर से हम किसी पेज पर लिखें तो दूसरी तरफ भी इंक आ जाती है। सेम ऐसा ही इस रबिंग पेपर के साथ होता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में जब पेपर के पीछे इंक आ जाती थी तो वो उस पर अब दूसरी साइड में प्रिंटिंग नहीं हो सकता था, तो वो वन साइडेड प्रिंट होता था। और ऐसी बुक्स को अकॉर्डियन बुक्स के नाम से जाना जाता था। उन बुक्स को फोल्ड किया जा सकता था, स्टिच किया जा सकता था। अब चाइना की बात करें कि चाइना में बुक्स का जो प्रिंटिंग है वो किस तरह से बढ़ा, तो चाइना एक इंपीरियल स्टेट था और इंपीरियल स्टेट में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स काम करते थे। ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सिस्टम चाइना में हुआ करता था। यानी ऐसा सीधा सीधा मैं कहूं कि वहां पे सिविल सर्वेंट जो है ना, सरकारी कर्मचारी जो है वो काम करते थे। अब वो जो भी सिविल सर्वेंट्स होते थे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट किए जाते थे। यानी उनकी भर्ती जो होती थी वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से होती थी। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक परीक्षा पास करनी होती थी। परीक्षा पास करने के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। बुक जो है वो या तो हैंड प्रिंटिंग है या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की वजह से जो प्रिंट हुई है वो मिलती थी। तो बहुत ज्यादा बुक्स नहीं थी, तो बहुत कम कैंडिडेट जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे पाते थे। लेकिन फ्रॉम 16th सेंचुरी ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ गए। जो कैंडिडेट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले थे उनकी संख्या बढ़ गई। इट मीन्स ये है कि अब बुक्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि सभी कैंडिडेट के पास कम से कम बुक होनी चाहिए जिससे कि वो पढ़ करके एग्जाम दे सके। तो इससे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बुक जो है वो प्रिंट की जाने लगी। उसी दौरान 17th सेंचुरी तक जो है चाइना में एक अर्बन कल्चर भी बूम्ड कर गया था। यानी अर्बन कल्चर जो है वो ज्यादा डेवलप हो गया था और उसी टाइम पे प्रिंट्स डाइवर्सिफाइड हो गया। यानी प्रिंट्स अब केवल ऑफिशियल्स के लिए नहीं, प्रिंट जो है उसका यूज मर्चेंट्स भी अपने एवरीडे लाइफ के लिए करने लगे, अपनी ट्रेड की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए करने लगे। अब इतनी सारी बुक्स जो है वो प्रिंट होने लगी थी कि रीडिंग का जो काम है, पढ़ाई का जो काम है, उसको एक लेजर एक्टिविटी माना जाने लगा और प्रिंट जो है अब टेक्सटाइल पर भी प्रिंट होने लगा। तो ये तो चाइना में इसकी इस तरह से शुरुआत होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि चाइना से प्रिंट निकलकर पहुंचता है जापान। जापान में कैसे गया प्रिंट कि बुद्धिस्ट मिशनरी जो चाइना से जापान गए वो अपने साथ ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर गए थे 768 एडी में। इसी के साथ ही जापान में जो सबसे पुरानी बुक, ओल्डेस्ट बुक प्रिंट की गई वो 868 एडी में बुद्धिस्ट बुक थी जिसका नाम था डायमंड सूत्र। इसकी 6 सीट हुआ करती थी। ये सबसे पहली बुक है जो जापान में प्रिंट हुई 868 एडी में। अब जापान में प्रिंटिंग जो है वो टेक्सटाइल पे किया जाने लगा। प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं उन पे किया जाने लगा। पेपर मनी प्रिंट होने लगा। जापान में एक व्यक्ति है जो बड़े फेमस व्यक्ति है, किटागावा उटामारो। किटागावा उटामारो का जन्म जो है वो एडो में होता है। एडो जो है आजकल टोक्यो के नाम से जाना जाता है। ये एडो जो है टोक्यो के नाम से जाना जाता है और किटागावा उटामारो का जन्म 1753 में हुआ था। और ये व्यक्ति जो है यूकियो के लिए बड़ा फेमस है। यूकियो इनके द्वारा बनाई गई पिक्चर्स जिनको नाम दिया गया पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड। पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड किटागावा उटामारो का यूकियो के नाम से जाना जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में बड़ा ही फेमस रहा है। यूरोप में प्रिंट का आना, यूरोप में प्रिंट जो है वो सिल्क रूट के माध्यम से पहुंचा। सिल्क रूट जिसके माध्यम से सिल्क और स्पाइसेस जो है यूरोप पहुंच रहे थे। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर भी इसी रूट से यूरोप पहुंचा। यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जा रही थी। यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन जो है वो हो रहा था और ये प्रोडक्शन स्क्राइब्स कर रहे थे।
स्क्राइब्स वो हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बना रहे थे। 1295 एडी में मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर जो चाइना में था लंबे टाइम से, और चाइना से ये अपने देश वापस इटली गया। तो जब चाइना से इटली गया मार्को पोलो 1295 में, तो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी लेकर गया। अब चाइना में जो प्रिंटिंग हो रहा था, हैंड प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, अब वो यूरोप में होने लगा। लेकिन यूरोप में जो लग्जरी एडिशंस थे, यानी अमीर जो लोग थे, वहां के जो रईस लोग थे, अभी भी वो हैंड रिटन जो बुक्स हैं, जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उन्हें ही पसंद कर रहे थे। लेकिन वो महंगी वाली मैन्युस्क्रिप्ट को पसंद कर रहे थे, और ये महंगी वाली जो अच्छी क्वालिटी की मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये वेलम पर लिखी जाती थी। वेलम एक एनिमल की स्किन को बहुत ही थिन करके अच्छी क्वालिटी का पेपर उससे बनाया जाता था, यानी ये स्किन पर लिखा जाता था। तो स्किन पर जो है वो लिखा जाता था वेलम। इसको बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था, क्योंकि एनिमल की स्किन पे जो लिखा जाता है वो बहुत महंगा भी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स जो हैं वो यूरोप में अभी भी चीपर प्रिंटेड कॉपीज को ही खरीद रहे थे, यानी उनको तो सस्ती कॉपियां चाहिए थी। और वो सस्ती कॉपियां जो है या तो हैंड रिटन है या फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की बनी हुई है। अब देखते हैं हम कि यूरोप में डिमांड ऑफ बुक्स इंक्रीज हो गई। भाई बुक्स की डिमांड यूरोप में बढ़ गई, बुक्स की डिमांड यूरोप में बढ़ गई। अब यहां से बुक्स जो है वो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जाने लगी थी। इसके लिए बुक फेयर भी हेल्ड होने लगे थे, यानी पुस्तक मेले लगने लगे। अब पुस्तक मेले लगने लगे, बुक अलग अलग कंट्रीज में जाने लगी। इसका मतलब कि अब ज्यादा से ज्यादा बुक्स की जरूरत होने लगी थी। तो ज्यादा से ज्यादा बुक को डिमांड को पूरा करने के लिए एक एक बुक सेलर अपने पास 50 से ज्यादा स्क्राइब्स रखता था। इन स्क्राइब्स का काम क्या था कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे अपने हाथों से, क्योंकि प्रिंटिंग का सिस्टम नहीं था, तो अपने हाथों से कॉपी करके भेजते थे। अब एक एक बुक सेलर को बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अपने पास ज्यादा से ज्यादा स्क्राइब रखने पड़ते थे। अब कॉपिंग करने का जो काम था, कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, लैबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, क्योंकि कॉपी करने का काम बड़ा महंगा भी होता था, लैबोरियस भी था, टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा टाइम लगने वाला था इसमें। मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनमें कुछ कमियां होती थी, जैसे ये फ्रेगाइल होती थी, बड़ी नाजुक होती थी, एक्वायर्ड टू हैंडल, इन्हें हैंडल करना बहुत आसान नहीं था, आसानी से इन्हें कैरी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये बहुत भारी भी हो सकती थी। ग्रोइंग डिमांड्स फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई बुक की, वैसे वैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और पॉपुलर होती गई और ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट होने लगी। तो उसी दौरान अब ज्यादा से ज्यादा बुक प्रिंट होने लगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ गई, तो अब ये जरूरी था कि कोई ना कोई एक ऐसा थ्रोबैक मिले, कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक आए जिसकी वजह से ज्यादा बुक्स को प्रिंट किया जा सके। तो उसी दौरान थ्रोबैक जो देता है उस व्यक्ति का नाम है जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ने पहली नॉन प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1430s में डेवलप की। जॉन गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। जॉन गुटेनबर्ग के बारे में जानते हैं कि जॉन गुटेनबर्ग जो है वो एक मर्चेंट का बेटा था, एक व्यापारी का बेटा था, जिसके पास बहुत बड़ा एक स्टेट था। और इसने बचपन से ही अपने स्टेट में, अपने जो फील्ड थे वहां पर इसने ऑलिव और वाइन प्रेसेस को देखा था, तो ये उनके मैकेनिज्म को अच्छे से समझता था। फिर इसने, जॉन गुटेनबर्ग ने पॉलिशिंग स्टोन को पॉलिश करना सीखा और एक बहुत अच्छा गोल्ड स्मिथ बन गया। इसने गोल्ड स्मिथ का काम भी सीख लिया, बहुत अच्छा गोल्ड स्मिथ बन गया। लेकिन इसका उद्देश्य था एक, जिस तरह से ऑलिव प्रेस और वाइन प्रेस काम करती है, ऐसे ही एक प्रिंटिंग प्रेस बनाने का उद्देश्य था। और बाय द 1448 में गुटेनबर्ग जो है वो इस सिस्टम में परफेक्ट हो गया, यानी परफेक्टली उसने एक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर लिया था। उस प्रिंटिंग प्रेस से जो पहली बुक प्रिंट की गुटेनबर्ग ने, ध्यान रखें, गुटेनबर्ग की पहली प्रिंटेड बुक जो थी वो थी बाइबल की उसने 180 कॉपीज बनाई 3 ईयर्स में। अब आपको ये लग रहा होगा कि 3 साल में 180 कॉपियां ही बनी,
नहीं, ऐसा नहीं है कि 180 कॉपियां ही बनी, क्योंकि उस टाइम पे जो कॉपी बनाने का काम था, जो कॉपियर कर रहे थे, जो स्क्राइब्स कर रहे थे, ये बहुत स्लो काम था। और 3 साल में 180 कॉपी बनाना भी एक उस टाइम की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर आज के प्रिंटिंग प्रेसेस को देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पर जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस बनी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी 180 कॉपी प्रिंट करना। लेकिन अब जो ये प्रिंट हो रहा था, ये मेटल के लेटर्स से, जो प्लेटन थी उससे होता था। तो इससे जो जितना भी जो अल्फाबेट्स हैं वही प्रिंट हो रहे थे। अब भी बुक को जो प्रिंट की जा रही है उसको डेकोरेट करने के लिए हाथ का ही सहारा लेना पड़ेगा, यानी उस बुक को इल्यूमिनेटेड, उसके बॉर्डर्स को जो बनाना है, उसको बहुत डेकोरेटिव बनाना है, वो काम तो अभी भी हाथ से ही होता था, हैंड से ही होता था। लेकिन अब बुक जो है, बुक के जो टेक्स्ट हैं वो मशीन से प्रिंट होने लगे थे। 1450 से 1550 100 इयर्स का पीरियड है। इस 100 इयर्स के पीरियड में मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस सेट हो गई थी। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ने अपने यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लगा ली थी। और एक बड़ी बात यह है कि सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में 20 मिलियन बुक्स प्रिंट हुई। यानी सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी का मैं मानूं तो 1450 से 1500 तक का जो है वो पीरियड है। उस पीरियड में 20 मिलियन बुक्स प्रिंट हुई, लेकिन 16th सेंचुरी में 200 मिलियन बुक्स प्रिंट हुई। देख सकते हैं कितना बड़ा जो डिफरेंस इनके बीच में, 20 मिलियन से अगले 16th सेंचुरी में 200 मिलियन। तो एकदम से इतना बड़ा बुक्स का भंडार जो है वो प्रिंट हो गया। इसी को ही हम प्रिंट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन के क्या क्या इंपैक्ट रहे, चलिए जानते हैं आगे। नोट द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। प्रिंट रेवोल्यूशन केवल बुक्स का प्रोडक्शन ही नहीं था। प्रिंट रेवोल्यूशन इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया इसने। चेंजिंग दियर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। लोगों का ज्ञान, लोगों के सोचने का तरीका, उनकी सूचनाएं जो उनके पास थी, उनके रहने सहने का तरीका, उनका एक तरह से जीवन ही बदल दिया प्रिंट रेवोल्यूशन ने। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब केवल बुक प्रिंट होना या बहुत ज़्यादा मात्रा में बुक जो है वो प्रिंट हो गई, यही नहीं था। प्रिंट रेवोल्यूशन ने लोगों का पूरी तरह से जीवन बदल दिया, उनके सोचने का तरीका बदल दिया, उनके आइडियाज़ बदल दिए, उनके रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन सब बदल दिया। इस दौरान क्या होता है, आ न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नई रीडिंग पब्लिक जो है वो इमर्ज होती है। न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है। उसकी वजह से इसके पीछे कारण था कि प्रिंटिंग, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बुक प्रोड्यूस होने लगी, तो बुक अब सस्ती हो गई थी, बुक की कॉस्ट कम हो गई थी, तो इजीली लोग बुक खरीद सकते थे। और अब लोग बुक पढ़ना चाहते थे, क्योंकि बुक के माध्यम से नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें जो है वो प्रिंट हो रही थी और लोगों तक पहुंच रही थी। प्रिंट रेड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स। प्रिंट ने कॉस्ट कम कर दी। बुक्स फ्लडेड द मार्केट। अब कॉस्ट कम हो गई, प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई, तो बहुत तेजी से बुक प्रिंट हुई और उसकी वजह से मार्केट में बुक्स की एक बाढ़ आ गई। रीडिंग वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द एलिट्स। एलिट लोगों के लिए रीडिंग रेस्ट्रिक्टेड था। कॉमन पीपल जो है वो अभी भी ओरल कल्चर में जी रहे थे, यानी इन लोगों का कोई भी रिटन कल्चर नहीं था, ये अभी भी ओरल कल्चर में जी रहे थे। अपनी नॉलेज को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के पास ओरल ही पहुंचा रहे थे। और इनके बारे में, इतिहास के बारे में अगर ये किसी तरह की कोई जानकारी चाहें तो रिटन में नहीं है, वो भी इनको ओरल ही मिला था। तो कॉमन पीपल तो ओरल कल्चर में ही जी रहे थे। अब ये जो बदलाव आया, द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। ये जो बदलाव आया ये बहुत सिंपल नहीं था। सिंपल इसलिए नहीं था कि उस टाइम पे यूरोप के मोस्टली कंट्रीज का लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। अब लिटरेसी रेट कम है, अब समझिए आप इस बात को कि बुक जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रिंट भी हो गई, बुक बहुत बड़ी मात्रा में प्रिंट होकर जनता तक पहुंच भी गई। अब जनता को पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे उस बुक का। तो बड़ी समस्या थी उस टाइम पे कि लिटरेसी रेट जो है यूरोपियन कंट्रीज की बहुत कम थी, लेकिन फिर भी जो प्रिंट टेक्नोलॉजी से बुक प्रिंट की जा रही थी, लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, उसमें एक चीज किया गया और वो ये था कि बुक्स को इल्लुस्ट्रेटेड बनाया गया। बुक्स को इल्लुस्ट्रेटेड बनाया गया पिक्चर्स से, कि बुक्स के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिक्चर रखी गई, टेक्स्ट कम रखे गए।
टेक्स्ट कम रखने से जो पिक्चर के माध्यम से लोगों को उसकी जो कहानी है वो समझ में आ जाए। और लोग जो हैं ये कहानियां, ये कविताएं, ये ज्ञान, ये सारी चीजों को एक जगह डिस्कस करते थे जिस जगह का नाम है टावरेंस। टावरेंस ये वो जगह है जहां पर लोग इकट्ठे होते थे अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए, फूड के लिए, जहां पर ये आपस में न्यूज डिस्कस करते थे, एक दूसरे को अपनी जानकारियां प्रोवाइड करवाते थे। अगला है रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब बड़ी समस्या पैदा होगी। देखो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, बुक बड़ी मात्रा में प्रिंट हो रही है, बुक बड़ी मात्रा में लोगों तक पहुंच रही है। अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने एक चीज तो नहीं दे दी थी कि लोग अपने आइडियाज को प्रिंट के माध्यम से लिख करके दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब इसमें यह जरूरी नहीं है कि जो आइडियाज लिखे जाएंगे, जो लोग नए नए विचार प्राप्त करेंगे, वो सही होंगे। इसमें गलत भी तो हो सकता है, बहुत सारी गलत चीजें भी तो प्रिंट हो सकती है। तो अब ये बड़ा समस्या का विषय बन गया, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट का ये डर जो है वो पैदा हुआ। इससे क्या हुआ भाई, प्रिंट से सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज हुआ, आइडियाज जो है वो सर्कुलेट करने लगे, लोगों ने अपने अपने विचार लिखे, विचार जो है वो जनता तक पहुंचने लगे। अब ये भी तो हो सकता है डिसएग्री विद एस्टेब्लिश अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट, कि जो लोग एस्टेब्लिश अथॉरिटीज से, एस्टेब्लिश अथॉरिटीज लाइक मैं बात करूं रोमन कैथोलिक चर्च की, तो रोमन कैथोलिक चर्च एक एस्टेब्लिश अथॉरिटी है, लोग उसका भी तो विरोध कर सकते हैं। लोग रिलीजियस जो चीजें हैं उनमें भी तो कमियां निकाल सकते हैं, उनको भी तो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या का विषय जो है वो बन गया था। प्रिंट की वजह से अब लोग डिफरेंटली सोचने लगे थे, अलग तरीके से सोचने लगे थे, क्योंकि अभी तक तो रोमन कैथोलिक चर्च ने यूरोप में जो स्टैब्लिश कर रखा था, जो स्थापित कर रखा था, वही लोगों तक पहुंच रहा था। लेकिन प्रिंट के माध्यम से लोगों के अपने विचार भी जनता तक पहुंचने लगे और अब वो एक नए तरीके से सोचने लगे थे। इट वॉज फियर दैट रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। बिल्कुल इस बात का डर था कि रिबेलियस और इररिलीजियस, यानी जो रिबेल पैदा करे, विद्रोह पैदा करे, या जो अधार्मिक विचार हैं वो भी स्प्रेड हो सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं रिलीजियस का। 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जिन्होंने 95 थीसिस नाम से अपनी बुक लिखी। मार्टिन लूथर ने किस नाम से बुक लिखी? 95 थीसिस। और इन्होंने अपनी इस 95 थीसिस बुक में क्रिटिसाइज किया, आलोचना की रोमन कैथोलिक चर्च की। यही डर था कि लोग रिलीजियस जो विचार हैं उनको कभी अपोज नहीं करने लगे, कभी उनका विरोध नहीं करने लगे। और हुआ भी ऐसा ही कि मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस बुक लिख करके रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की, और उसकी एक कॉपी कैथोलिक चर्च के दरवाजे पर लगा दी और लिख दिया कि चर्च में दम है तो आकर मुझसे डिबेट कर ले, मेरे आइडियाज पर डिबेट कर ले, मैं उन्हें डिबेट में हरा दूंगा। इट मीन्स ये चर्च के ऊपर ही एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि वो सही है या नहीं है। यहीं से चर्च को डिबेट का चैलेंज दे दिया गया और यहीं से शुरुआत होती है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। जो क्रिश्चियनिटी है, कैथोलिक चर्च, उससे निकलकर एक अलग मूवमेंट बन गया ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को थोड़ा सा और समझते हैं कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका क्या आइडिया है, वो क्या मानता है। रोमन कैथोलिक चर्च मानता है कि भगवान से मिलने के लिए आपको चर्च की जरूरत है। चर्च के लोग जो है वो मीडिएटर हैं। चर्च के लोग डिसाइड करेंगे कि आप कब आपको मुक्ति मिलेगी, आप भगवान से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये पूरा जो आपको एक सर्टिफिकेट भगवान से मिलने का बना के देगा, ये चर्च बना के देगा, ऐसा विश्वास था। इस विश्वास को तोड़ने का काम किया मार्टिन लूथर ने। इसने कहा जनता को कि चर्च के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उस भगवान से मिलने के लिए चर्च कोई बिचौलिया नहीं होगा। तुम सीधा सीधा अपने भगवान को याद करो और चर्च के लोगों को छोड़ दो। तुम उन पे ध्यान ही मत दो। रोमन जो कैथोलिक चर्च है उस पे ध्यान ही मत दो। उधर तुम्हें चर्च की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि चर्च के लोगों ने
इन लोगों को बेवकूफ बना के रखा था कि भगवान से मिलने के लिए हम बिचौलिए हैं, हमारे सर्टिफिकेट के बिना तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसने कहा कि उसकी तो जरूरत ही नहीं है बिचौलिए की, हम सीधा सीधा अगर तुम्हें भगवान से मिलना है अपने कर्म पे ध्यान दो, अच्छा कर्म करो और भगवान को ध्यान रखो, उसकी जरूरत नहीं है चर्च की। अब ये आइडिया जो है इसका बड़े पैमाने पर स्प्रेड हो गया मार्टिन लूथर का। उसकी राइटिंग्स थी, उसका एक ट्रांसलेशन न्यू टेस्टामेंट की 5000 कॉपीज एक वीक में ही बिक गई। इतना जबरदस्त आइडिया दिया इन्होंने कि एक वीक में 5000 कॉपियां बेच दी गई। प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। ये बात कहने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर कि प्रिंटिंग जो है वो गॉड के द्वारा दिया हुआ एक अल्टीमेट और ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंट एंड डिसेंट। 16th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुआ था मेनोशियो। मेनोशियो व्यक्ति एक मिलर था इटली में। इसके साथ भी यही हुआ। इसने क्या किया कि इसने बाइबल का जो मैसेज था उसको रीइंटरप्रेट किया, बाइबल के मैसेज को रीइंटरप्रेट किया। यानी उसने भी दिखाया कि बाइबल में जो ये मैसेज दिया गया है ये मैसेज सही नहीं है, उसको अपोज किया। जैसे ही उसको अपोज किया, रोमन चर्च ने इंक्विजिशन किया कि भाई जो रोमन चर्च के द्वारा स्थापित रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, हेरिटिकल आइडियाज यानी जो स्थापित आइडियाज है, रोमन चर्च के द्वारा जो स्थापित विचार है उनको नहीं मानेगा, उसको इंक्विजिशन पनिश किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि चर्च ने फिर बाद में जो है इस व्यक्ति को, मेनोशियो को जो है वो एग्जीक्यूशन कर दिया था, यानी इसे जेल में डाल दिया था। लास्ट में इसे मौत की सजा दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि इसने रोमन कैथोलिक चर्च की बातों का विरोध किया था जो इसे सही नहीं लगी थी। अब चर्च को ये डर था कि ये तो धीरे धीरे करके चर्च के खिलाफ हो जाएगी जनता, तो चर्च ने क्या किया, सेवरल कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स, पब्लिशर्स और बुक सेलर्स पर बहुत सारे कंट्रोल लागू कर दिए उन्होंने। और बाद में तो उन्होंने ऐसा किया कि मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558 से जो प्रोहिबिटेड बुक्स थी उनकी पहचान करके उन पर प्रतिबंध लगा दिया और उनका एक इंडेक्स बना ली, एक सूची बना ली कि ये बुक्स प्रकाशित नहीं होगी। तो चर्च को इतना ज्यादा डर बैठ गया था इस बात का कि जो नए आइडियाज लोगों तक पहुंच रहे हैं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।